नमस्कार, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज़ादी के बाद जो चुनाव हुआ, तो उस चुनाव में परिदृश्य थी, क्या स्थिति थी, कैसे चुनाव होते थे और उससे जुड़े हुए जो रोचक प्रसंग है उस पे हमारे साथ हैं सर अजय कुमार, स्टेट हेड हैं प्रभात खबर पूरे बिहार के। तो इनसे ही हम आज इन सारी चीज़ों पर जानने का प्रयास करेंगे। सर, पहले तो प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। और सर, हम जानना चाहते हैं कि अभी 24। 2024 का लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर गए हैं, लंबी गाड़ियां का काफिला चल रहा है। लेकिन जब आजादी के बाद लोकसभा चुनाव हुए थे, तो उस समय की स्थितियां कैसी थी, कैसे चुनाव होते थे, या फिर उस वक्त की जो दिलचस्प कहानी या पहलू है, उस पर जरा हमारे जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उनको बताएं। बिल्कुल, आप अतीत के पन्नों में जब भी झाँकते हैं, तो वो काफ़ी आकर्षित करता है और आपको काफ़ी लुभावना भी लगता है। तो आज़ादी के बाद वो पहला चुनाव था 51 और 52 में चुनाव हुआ और चुनाव होने में पहला चुनाव था वो। चुनाव होने में 3.5 साल 3.5 महीने का वक़्त लगा। तो 51 और 52 में वो चुनाव हुआ, आखिर तक चला 52 के जनवरी-फरवरी तक। और इस दौरान लोगों में काफ़ी उत्साह था, आज़ादी मिल चुकी थी, संविधान लागू हो चुका था 50 में, 51-52 में चुनाव हुआ। तो जाहिर सी बात है, लोगों में आज़ादी के बाद अपने वोट के प्रति बहुत ही एक तरह से उत्साह था, उनमें बहुत खुशी थी कि हमको ये अधिकार मिला है अपनी सरकार चुनने का। और आप देखें कि लोगों में एक कैंडिडेट्स के प्रति, जो उम्मीदवार थे उनके प्रति नेताओं का एक आकर्षण था कि ये हमें आज़ादी तो मिल गई अंग्रेजों से, अब अपने मुल्क को, अपने राज्य को और स्थानीय स्तर पर खुशहाली के दिन आने वाले हैं। तो वो कहीं ना कहीं यह परिलक्षित हो रहा था, उनका जो सपना था उनके वोट में परिलक्षित जैसा हो रहा था और वो माहौल बड़ा ही खुशी और अपने आप को जश्न का माहौल था। तो आप देखिए कि बिहार का यह जो पूरा इलाका रहा, ये राष्ट्रीय स्तर पर भी नेताओं को और जो बड़े नेता थे, दिग्गज उस समय के जो थे, उनको बिहार में आने का अवसर मिला और बिहार एक तरह से उनको आकर्षित भी करता रहा। कौन बड़े नेता उस वक्त, जैसे अभी तो जो चुनाव प्रचार हो, तब भी क्या इसी तरह से चुनाव प्रचार होते थे? बड़े बड़े नेता लोग यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए अभी आप देखें, जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभी दौरा है, हर 7 फेज में बिहार में चुनाव होने वाला है। तो वो हर फेज में 2 रैलियां करने वाले हैं। तो आप उस वक्त की भी बात करें तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का दौरा हुआ और इलेक्शन से संबंधित उनकी कई सभाएं हुई। संथाल परगना में उनकी सभा हुई, गया में हुई, दरभंगा में उनकी रैली हुई, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया में उनकी रैली हुई। और ये बात 26 दिसंबर 1951 की है। और इसी तरह से उनका आना जाना लगा रहा। इसी तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, स्वामी करपात्री जी महाराज थे, इन लोगों का भी बिहार में दौरा हुआ और ये जनसंघ और राम राज्य परिषद नाम की एक पार्टी थी, उसके उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार के लिए बिहार में आए थे। इसी तरह अजय घोष और उस समय के वेटरन कम्युनिस्ट लीडर पीसी जोशी, इन दोनों महानुभावों का, दोनों नेताओं का बिहार में सघन दौरा हुआ। और इसी तरह से आप जो समाजवादी खेमा था, उसके जयप्रकाश नारायण जी और लोहिया जी के कई दौरे हुए, जमशेदपुर, रांची, बोकारो, बेरमो, पटना तो था ही एक बड़ा केंद्र। तो इस तरह से उनकी सभा हुई और रांची में एक जवाहरलाल नेहरू जी की मीटिंग हुई। तकरीबन 1.5 लाख लोग उस सभा में इकट्ठा हुए थे। तो आप ये सोच सकते हैं कि लोगों का उस समय उतने संसाधन भी नहीं थे कि आप रैलियों में ढो कर लोगों को लाए। तो वह स्वतः स्फूर्त ढंग से भी लोग वहां आते थे और नेताओं को सुनते थे। तो सर, बिहार में मैंने जो अभी वर्तमान बिहार है, पहले तो संयुक्त बिहार ही हुआ करता था। तो यहाँ पटना उटना मुजफ्फरपुर, यहाँ भी उसी तरह से रैलियां हुई थी, मैंने भीड़ आती थी या भीड़ की संख्या काफी नहीं? भीड़ के लिहाज से, जैसा मैंने आपको जिक्र किया
कि रांची में जवाहरलाल नेहरू जी की रैली में तकरीबन 1.5 लाख लोग आए थे, उसी तरह से पटना में हो या मुजफ्फरपुर में हो, हर जगह नेताओं को सुनने के लिए लोग एक तरह से ललक थी उनमें कि ये क्या बात बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो पहला चुनाव था और वो सीधा संवाद कर रहे थे लोगों से कि हम कैसा देश बनाने जा रहे हैं, इस देश में आपके लिए क्या है, आपके जो सपने हैं, आपने आज़ादी की लड़ाई देख ली और उसमें आपकी हिस्सेदारी रही, तो अब इस आज़ाद मुल्क में आपके लिए क्या है, आपकी पीढ़ियों के लिए क्या है, तो वह इंतजाम सरकार करने जा रही है। ये था सर। आपने बताया कि उस वक्त चुनाव प्रचार के लिए सभी कम्युनिस्ट से समाजवादी, कांग्रेस सब लोग आते थे सर, तो उनकी प्रतिद्वंदता आज की तरह थी? उनके मुद्दे क्या होते थे सर? बहुत दिलचस्प है राजेश जी। आप उस समय के डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेजों को देखें, अखबारों को देखें, तो ये कई कहानियां आपको दिखेंगी। कांग्रेस का अपना एजेंडा था देश बनाने का, धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने का, एक प्रगतिशील और विकसित भारत बनाने का। दूसरी ओर जयप्रकाश जी या लोहिया जी का भाषण ये होता था कि कांग्रेस की हुकूमत कैसे भ्रष्टाचार में लिप्त है, कांग्रेस कैसे गरीबों के लिए वो काम नहीं कर पा रही है। तो मेरे पास एक उस जमाने का 1950 का, आप देखिए, ये जनता पत्रिका थी समाजवादियों की, गरीबी मिटाने की 13 सूत्रीय कार्य योजना, ये लेके ये लोग आए थे। उस समय चुनाव मैदान की तैयारी में उतरने की तैयारी थी। 50 का ये डॉक्यूमेंट है और 51 में 50-51 में चुनाव था। तो ये उस योजना के साथ गए थे कि हमारे पास क्या एजेंडा है लोगों के लिए और हम इस एजेंडा पर काम करेंगे। तो उस समय भी मुद्दे काफी लोगों से जुड़े हुए थे और लोग और पार्टियां एक दूसरे को कम्युनिकेट करते थे कि हम क्या करना चाहते हैं आपके लिए। अब एक देखिए, 6 मई 1951 का एक कागज है मेरे पास। इसमें झरिया कोल्ड फील्ड की चिट्ठी है। इसमें जयप्रकाश नारायण जी वहां गए हुए थे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो पूरी निकम्मी हो चुकी है, नेहरू जी भी भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल रहे हैं। मतलब भ्रष्टाचार का वह मामला, बिल्कुल अभी सरकार आई थी, 47 में आजादी मिली थी, 50-51 की बात है, लेकिन इतनी तल्खी के साथ जो उस सब वक्त के नेता थे इतनी तल्खी के साथ प्रहार कर रहे होते हैं सत्ताधारी पार्टी पर। तो ये एजेंडा था उस वक्त भी रहता था, ये था, तभी तो उन्होंने कहा है। हाँ सर, एक कृपलानी जी का बिहार से बड़ा कनेक्शन रहा है, चुनाव में भी उनकी कुछ भागीदारी। आचार्य जेपी कृपलानी जी, आप समझ लें कि 1912 से 17 तक वो यहाँ रहे। लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में अंग्रेजी और इतिहास के प्राध्यापक थे और उनका जन्म तो ऐसे सिंध प्रांत में हुआ था। मुंबई में पढ़ाई लिखाई हुई, फिर पुणे में पढ़ाई लिखाई हुई, उसके बाद वो बिहार आ गए 5 साल। अब यहाँ होता क्या है कि 1917 में गांधी जी आते हैं। गांधी जी के आगमन के वक्त मुजफ्फरपुर स्टेशन पर कृपलानी जी भी रहते हैं और फिर वो गांधी जी के साथ उनका एक साबका बनता है, एक रिश्ता बनता है, उनके वैचारिकी से वो प्रभावित होते हैं और फिर वो तो एक बड़े गांधीयन के रूप में जाने जाते हैं आने वाले समय में और फिर अध्यक्ष भी बनते हैं कांग्रेस के 45-46 में के मुझे जहां तक याद है 45-46 का वो वक्त रहा होगा, तो अध्यक्ष भी बनते हैं वो। लेकिन गांधी जी के गुजरने के बाद, उनकी हत्या के बाद आप देखें कि उनके साथ कांग्रेस का और उनके बीच वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। फिर उन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी और जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि उस पार्टी का नाम मजदूर किसान प्रजा समाजवादी पार्टी, इस तरह की पार्टी उन्होंने बनाई थी। और 1955 में यहाँ एक सीट पर उपचुनाव हुआ था बिहार के। उस समय तो आपको जानकारी होगी कि एक सीट पर कई ऐसी सीटें थी जहाँ 2 कैंडिडेट भी चुने जाते थे। उसका वहाँ से वो सीट थी भागलपुर सह पूर्णिया की संभवतः, और वहाँ से 55 में कृपलानी जी चुनाव जीतते हैं और ये वही सीट है जहाँ से किराई मुसहर भी निर्वाचित हो चुके थे 52 वाले चुनाव में। तो
ये किराई मुसहर मुझे जहाँ तक जानकारी है, हो सकता है कि इसमें हम पूरी तरह से सही ना भी हों, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि किराई मुसहर मुसहर समुदाय से, दलित जातियों में सबसे जो निचली जाति मानी जाती है, उस समुदाय से आने वाले वो पहले सांसद थे बिहार से किराई मुसहर। भागलपुर सह पूर्णिया की सीट थी वो, और वहां से वो जीते थे। एक और दिलचस्प किस्सा है कि किराई मुसहर गुजर गए चुनाव के बाद, वो कुछ साल तक रहे संसद सदस्य। इसके बाद अचानक लोकसभा में डॉक्टर लोहिया ने यह सवाल उठाया कि भाई उनका तो निधन हो गया 1 महीना पहले और अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है सरकार को, और उन्होंने पहली सूचना दी, उसके बाद शोक संवेदना वगैरह जाहिर की गई। तो उन्होंने काफी आलोचना भी की सरकार की कि आपकी मशीनरी बिल्कुल सोई हुई है, एक हमारे सांसद और क्या निधन हो जाता है और उसके बारे में कोई सूचना आपके पास नहीं रहती है। तो ये है, कृपलानी जी यहाँ से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। बाद में वो अलग सीटों से, देश के दूसरे सीटों से 4 चुनाव उन्होंने जीत हासिल की थी। तो कृपलानी जी का इस तरह से आप कह लीजिए तो पूरा एक तरह से जीवन का ये दर्शन बदल गया। वो काफी गांधीवादी विचारों से ओत-प्रोत हो गए और कांग्रेस में रहे। लेकिन एक किस्सा और उनके जीवन से दिलचस्प और जुड़ा हुआ है, वो ये है कि सुचिता जी ये बंगाल से ये यूपी में अपना कार्य क्षेत्र इन्होंने बनाया था। बाद के दिनों में दोनों कांग्रेस में थे। तो कृपलानी जी और सुचिता जी के बीच प्रेम पनपा और इन लोगों ने शादी करने का फैसला किया। यह बात दोनों ने गांधी जी से कही कि हम लोग शादी करना चाहते हैं। तो गांधी जी नाराज हो गए। उन्होंने कहा हरगिज नहीं, ऐसा तुमको नहीं करना है। उनको लग रहा था कि हमारे दोनों जो कार्यकर्ता हैं और अच्छे कार्यकर्ता है, यह हमारे हाथ से कहीं निकल कर और परिवार में न फंस जाए। तो कृपलानी जी ने समझाने की कोशिश की और कहा कि आपको बापू तो 2-2 कार्यकर्ता मिल जाएंगे ना अब तो एक ही घर से। खैर, लेकिन वो नाराज थे। तो यह बात जवाहरलाल नेहरू जी तक पहुंचाई गई कि भाई ये लोग शादी करना चाहते हैं। नेहरू जी ने एक तरह से नेहरू जी की सहमति थी कि ठीक है शादी कर लीजिए आप लोग। तो बहरहाल शादी हो गई दोनों की। कृपलानी जी कांग्रेस से बाहर हो गए 50-51 में, पार्टी अलग बना ली। बाद में वो पार्टी विलय भी कर जाती है लोहिया जी की पार्टी में, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में। लेकिन सुचिता जी वो कांग्रेस में ही रहती हैं, कांग्रेस से सांसद भी बनती हैं, कृपलानी जी भी बनते हैं। और एक बात और मैं आपको कि यहाँ से गुजरात विद्यापीठ में जाने के बाद उनको कृपलानी जी को आचार्य की उपाधि मिली। तो इस तरह से आचार्य कृपलानी कहे गए। तो मैं आपको बता रहा था कि सुचेता जी कांग्रेस में ही रह गई और लोकसभा में दोनों 2 पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे, एक कांग्रेस में और एक सोशलिस्ट पार्टी में, और दोनों के विचार एक दूसरे के खिलाफ हुआ करते थे। और बाद में वो सुचेता जी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी, आपको ध्यान होगा। तो इस तरह से ये रोचक किस्से कहानियां जो है राजनीति में, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के, राजनीतिक नेताओं के, जिन्होंने एक तरह से अपने आप को, अपने जीवन समर्पित कर दिया राजनीति के लिए, उनके बीच भी एक वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ साथ जो निजी जीवन की, ये निजी जीवन में जो कुछ ये होता है उसको लेकर भी कई कहानियां हैं। तो सुचेता जी और कृपलानी जी को लेकर एक मतलब राजनीति में अच्छी अपने विचारों के साथ प्रतिबद्ध होकर भी आप अलग अलग रह सकते हैं एक ही परिवार में, ना कि आप अलग अलग विचार के हैं तो बिल्कुल आपसे कोई असहमत होने के बावजूद, ये तो पति पत्नी के बात मैंने आपसे कही, असहमत होने के बावजूद जब वो अध्यक्ष चुने जा रहे थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनका समर्थन किया, आचार्य कृपलानी का, जबकि पटेल जी ने टंडन जी का किया था। और उस चुनाव में तो फिर हार भी गए थे ये कृपलानी जी।
तो इस तरह से कई कहानियां हैं और ये बताती भी हैं कि हमारे जो अतीत के जो लीडर थे, लीडरान जो थे, वो उनकी दृष्टि कैसी थी, वो कितना सम्मान देते थे। अगर आपके प्रति कोई असहमति भी है तो बहुत ही सम्मान के साथ आपसे बातचीत करना और आपकी बातों को सुनना सबसे बड़ी खासियत थी। तो ये सब चीजें भी उसके साथ साथ मनुष्य को सोचने विचारने की जरूरत होती है कि अगर हम इतिहास की बात कर रहे हैं, अतीत के पन्नों की बात कर रहे हैं, तो न सिर्फ घटनाओं का बल्कि घटनाओं से निकली जो गुत्थियां हैं, घटनाओं के जो संदेश हैं, उसको भी समझने की जरूरत होती है। अभी चर्चा के दौरान आपने बताया दोहरा सीट वाला मामला। जी जी। वो इंटरेस्टिंग है और मुझे उम्मीद है कि जो नए जनरेशन है, हाँ, उनको ये बात आपने ठीक ही कहा। 44 कुल मिलाकर सीटें थी, लेकिन उस पर 55 सांसद निर्वाचित हुए थे पहले चुनाव में। और ये सीटों का बंटवारा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बताऊं। हाँ सर। कि एकल सीट 31 थी और एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए एकल सीट 2 थी। तो इस तरह यह 33 हुई। और डबल सीट वाले जो क्षेत्र थे वो सामान्य जातियों के लिए 11 सीटें थी, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 7 और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 4। तो कुल मिला के 55 सांसद यहाँ से निर्वाचित हुए 44 सीटों पर। अभी तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बीच के दौर में बिहार में बूथ लूट का बहुत सारा मामला हम लोग देखते थे। बिहार में चुनाव हो और बूथ लूट ना हो, ऐसा माने दोनों प्रासंगिक नहीं लगता था। तो क्या सर, जो पहली चुनाव हुए लोकसभा को हुई थी, उसमें भी इस तरह से बूथ लूट का कुछ मामला था क्या? देखिए, समाज में एक रस्साकसी, एक प्रभावशाली वर्ग, एक प्रभुत्वशाली वर्ग जो हमेशा चाहता है कि हमारा कहीं न कहीं एक सिस्टम पर दबदबा रहे। अब देखिए, रामनंदन मिश्र जी चिट्ठी लिखते हैं गांधी जी को। आप गांधी जी को चिट्ठी लिखते हैं कि साहब, आपके बाद चंपारण से गांधी जी के जाने के बाद वो खेड़ा चले गए, वहाँ किसानों का जो आंदोलन था उसमें शामिल होने के लिए। उसके बाद रामनंदन मिश्र जी की चिट्ठी जाती है कि बापू, आपके साथ आंदोलन में जो लोग शामिल थे उन्हीं लोगों ने यहाँ की जमीन लूट ली। तो कहने का आशय ये है कि, और ये प्रकारांतर में उसके बाद भी आप देखेंगे कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति जो थी उसमें भी काफी रस्साकसी चलती है। नेहरू जी तो पब्लिकली कांग्रेसी जो पार्टी के नेता थे उनको वो हिदायत देते थे कि आप लोग आपस में झगड़िए मत, आप लोग आपस में जिस तरह से कलह और एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं यह ठीक नहीं है। लेकिन वही है कि गांधी जी को तो सुनने वाले नहीं सुन सके और जमीन ही लूट ली, तो नेहरू जी को सुनने वाले कितने कांग्रेस के लोग यहाँ थे। तो ये सब काफी चीजें सतह पर है और सारी चीजें मुझे लगता है कि ऑन रिकॉर्ड है कि कांग्रेस के लोग कैसे रस्साकसी और उनके बीच वो चीजें चल रही थी। तो राजेश जी, हम लोगों ने जो बात शुरू की बूथ लूट के संदर्भ में कि एक प्रभावशाली तबका अपने आप को हमेशा चाहता है कि चीज़ें और सिस्टम हमारे नियंत्रण में रहे, तो वो जो जरिया था वहाँ तक पहुँचने का, वो क्या था? वोट था। तो कोशिश ये रही कि क्यों ना फिर हम लोग वोट को ही अपने कब्जे में कर लें, तो आपको अपनी पकड़ बनाने में बहुत सुविधा होगी, बहुत आसानी होगी। और न सिर्फ पहले आम चुनाव बल्कि उसके पहले भी अगर हम लोग बात करें काउंसिल के चुनाव में, 37-38 के चुनाव में, जब यहाँ बिहार में जिन्ना का भी दौरा हुआ और काफी वहां भी भीड़ हुई, जिन्ना की मीटिंग में भी होती थी, तो पटना से लेकर गया तक, तो उन चुनावों में भी इस तरह की बातें हुई। फिर उसके बाद के चुनाव में भी बूथ लूट और लोगों को भगा देने और लोगों के साथ मारपीट करने या बैलेट पेपर छीन लेने, बैलेट पेपर पर कुछ ये कर देने से की घटनाएं लगातार होती रही। और इलेक्शन कमीशन ने भी इसको रिपोर्ट किया कि कैसे ये पहले चुनाव की बात हो, 57 की बात हो, फिर उसके बाद की बात हो, फिर 67 की बात हो, इन सब चुनावों में भी रिगिंग और बूथ लूट की घटनाएं होती रहीं। और सबसे दिलचस्प बात
मैं बताऊं, बिल्कुल हाल का इसलिए कह सकते हैं कि हम लोग चूंकि संदर्भ हमारा आज़ादी और उसके बाद के पहले चुनाव का है, तो एक किताब आई है अभी, काफ़ी चर्चित पुलिस अधिकारी रहे DN गौतम जी, उनकी ये किताब है और इसमें इन्होंने बताया 80 की घटना का एक उल्लेख किया है कि कैसे मधुबनी के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र का एक बूथ नंबर है 152 बिलौना बूथ पर 3 बार चुनाव आयोग को पुनर्मतदान कराना पड़ा और वो पता चला कि वहाँ जो वोटर की संख्या है वो 739 है और उसमें 720 वोट पड़ गए थे। जाहिर है कि वो गलत तरीके से वहाँ जो भी माने बूथ को प्रभावित करने वाले लोग, यही नहीं, इस किताब में गौतम साहब ने ये भी लिखा है कि जो अधिकारी थे, चुनाव संचालन की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर थी, उन्होंने ही बूथ को कैसे लूट लिया। और इसमें बहुत ही रोचक प्रसंग उन्होंने लिखा है कि फिर सरकार ने उनको भेजा, फिर ये वहाँ पहुंचे तो वहाँ 3 मंत्री थे और उन लोगों ने इनको वहाँ से, मुझे लगता है कि कुछ घंटों के बाद ही इनकी वापसी का भी लेटर वहाँ से निकल गया। तो ये इस किताब में, इस संदर्भ में कई रोचक प्रसंग है। आपने जिन्ना की चर्चा की 1936-37 में चुनाव को, एक रोचक प्रसंग आपसे कुछ दिन पहले बात हो रही थी तो उसमें आपने बताया था कि सर वो चुनाव यहाँ तो लड़े थे, तो क्या उनको यहाँ जीत भी मिली थी क्या? मुस्लिम लीग को देखिए बहुत सफलता उस तरह से मिली नहीं और बिहार के मुसलमानों ने ये साबित किया कि जैसे जो सांप्रदायिक धारा है हम उसके साथ नहीं रहेंगे, तो यहाँ काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, फिर भी सीट नहीं मिल पाई थी। तो ये जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि इसके पहले के 36 के पहले वाले चुनाव में तो कोई भी सीट नहीं आई थी। 36 वाले में, 37 वाले में संभवतः कुछ सीटें मिली थी, लेकिन वो कितनी थी ये मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रही है। सर रामगढ़ जो झारखंड में चला गया है, वहाँ कामाख्या नारायण से जुड़ी हुई भी कुछ रोचक कहानियां हैं। उनके हेलीकॉप्टर और बाकी चीजें तो काफी आ चुकी हैं। उनके परिवार, ये पहला चुनाव था और बिहार में शायद पहली ऐसी घटना थी कि एक परिवार से 6 लोग या तो लोकसभा के लिए चुने गए या विधानसभा के लिए चुने गए। आपको ध्यान होगा कि उस चुनाव में लोकसभा के लिए भी और विधानसभा के लिए भी एक साथ चुनाव हुए थे और उसमें उनके कई 6 परिवार के सदस्य जन क्रांति दल के संसदीय बोर्ड के वो खुद अध्यक्ष थे, कामाख्या नारायण सिंह जी, और इनका नवीनगर निर्वाचन क्षेत्र से सत्येंद्र बाबू से ये पराजित हो गए थे। लेकिन जमालपुर निर्वाचन क्षेत्र से वह सत्येंद्र नारायण जी को हराने में कामयाब हो गए थे, लेकिन एक सीट वहां उन्होंने जीत ली थी। उनकी पत्नी ललिता राज लक्ष्मी धनबाद लोकसभा क्षेत्र से और बगोदर विधानसभा क्षेत्र से, जो गिरिडीह में है आज, ये वहां से निर्वाचित हुई थी। कामाख्या नारायण जी की माता जी शशांक मंजरी देवी जी डुमरी और गिरिडीह से निर्वाचित हुई थी और इसी तरह उनके छोटे भाई बसंत नारायण सिंह चतरा लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। उनके बेटे इंद्रजीतेंद्र नारायण सिंह ये बरही विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे और इस तरह एक ही परिवार के 6 सदस्य लोकसभा अथवा विधानसभा के लिए चुनाव जीते थे। ये उनकी लोकप्रियता हो सकती है या स्थानीय स्तर पर कुछ ऐसी सामाजिक संरचनाओं को लेकर भी यह कह सकते हैं कि ऐसा एक घटनाक्रम इतिहास में हो चुका है और वो इतिहास का हिस्सा बन चुका है। सर मुझे लगता है कि ये रिकॉर्ड अभी तक टूटा नहीं है। रामविलास जी के यहाँ से भी 5 लोग तो हुए हैं, लेकिन 6 लोग का अभी रिकॉर्ड टूटा नहीं है। एक परिवार से 6 लोगों का सांसद बनना, जी बिल्कुल, विधानसभा का सदस्य होने का। जी तो सर हम लोग अपनी चर्चा को आज के लिए ही विराम देते हैं। ऐसी ही रोचक कहानी जो लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव से जुड़ी अतीत में हुए हैं, उस को लेकर हम हर सप्ताह आपके साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।